ये मायने नहीं रखता कि कौन कितनी तेज भाग रहा है, ये मायने रखता है कि कौन कितनी देर तक भाग सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस में। माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट बजट के बारे में। सबसे पहले गवर्नमेंट बजट के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसके बाद इसके सारे क्वेश्चन जो आपके फर्स्ट टर्म के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने ब्रह्मास्त्र सीरीज स्टार्ट करी है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से हमने स्टार्ट किया है। इससे पहले की वीडियो में हमने मनी एंड बैंकिंग के बारे में कंप्लीट नोट्स और उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करे हैं। तो आज की वीडियो में हम गवर्नमेंट बजट के जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उसके बारे में और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो जल्दी से रिवीजन करेंगे ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। तो स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट बजट से। तो गवर्नमेंट बजट की स्टार्टिंग होती है, गवर्नमेंट बजट जो एक चैप्टर है, बहुत इजी सा चैप्टर है, बहुत प्यारा सा चैप्टर है। तो इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो होती है हमारे गवर्नमेंट बजट से, कि जो डेफिनेशन है उससे। गवर्नमेंट बजट इज़ अ स्टेटमेंट of the estimates of the government receipts and government expenditure during the period of the financial year। जनरली गवर्नमेंट बजट होता क्या है, एक एनुअल स्टेटमेंट होती है जो क्या शो करती है, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर रहेगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में कि गवर्नमेंट कहाँ पे कितना खर्चा कर रही है उसके बारे में गवर्नमेंट बजट की जो रिसिप्ट्स होती है वो बताती है कि इस साल का हमारा ये खर्चा रहेगा, एजुकेशन पे इतना रहेगा, रेलवे पे इतना रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन पे इतना रहेगा। तो ये एक स्टेटमेंट है जो क्या करती है, एस्टिमेट ऑफ द गवर्नमेंट रिसिप्ट्स द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, कि गवर्नमेंट आने वाले जो टाइम है, आने वाला जो ईयर है, जो फाइनेंशियल ईयर है, उसमें कितना खर्चा करने वाली है। तो उसे बोला जाता है गवर्नमेंट बजट। अब इसका जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपने अपनी बुक से बड़े अच्छे से ये टॉपिक कंप्लीट करना है। क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट, कि आखिरकार जो गवर्नमेंट बजट है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। टू एक्सेलरेट जीडीपी इन टर्म्स ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है आपने। सेकंड पॉइंट है टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री विद अ व्यू ऑफ मिनिमाइजिंग द रीजनल डिस्पैरिटीज। अब क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है कि जो हमारे बैकवर्ड एरियाज हैं वहाँ के लिए कुछ फैसिलिटीज़ लॉन्च करती है, जिसमें क्या करती है कि अगर वहाँ पे कोई इंडस्ट्री ओपन करता है या कोई बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन ओपन करता है तो उसे गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स में रिबेट देती है और क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज विद अ व्यू ऑफ मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर। तो क्या होता है, जब गवर्नमेंट क्या करती है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करती है तो उससे क्या होता है, जो एक सोसाइटी का वेलफेयर है वो मैक्सिमाइज होता है। क्या होता है, जो एक सोसाइटी का जो वेलफेयर है वो मैक्सिमाइज होता है। तो इस तरीके से जो ये पॉइंट है वो आपने देखने हैं। और एक पॉइंट है यहाँ पे, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, redistribution of income and wealth view to reducing the gulf between the rich and the poor। yes, क्या है, हमारी कंट्री में जो रिच है वो बहुत ज़्यादा रिच है, देयर इज़ वाइडर गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर, है ना। कि एक जो हमारा जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वहाँ पे जो चैप्टर है हमारा वहाँ पे एक स्टेटमेंट आती है कि अकॉर्डिंग टू द मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन 1536 कंपनीज आर कंट्रोल्ड ओनली बाय 76 फैमिलीज, है ना। तो ये क्या है, ये एक वाइडर गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर पीपल। तो उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट क्या करती है, कोशिश करती है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करने का, कि ताकि जो एक गैप है उसको पूरा किया जाए। इसको कैसे करती है, गवर्नमेंट इम्पोजेज हाई टैक्सेस ऑन रिच पीपल एंड कलेक्ट द मनी एंड डिस्ट्रीब्यूट दोज मनी इन सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट टैक्सेस से क्या करेगी, पैसा इकट्ठा करेगी। गवर्नमेंट टैक्सेस लगा देगी, जो लग्जरी आइटम्स होगी उन पे गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सेस लगा देगी और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कलेक्ट करेगी जो रिच पीपल हैं उनसे। और उसको कलेक्ट करने के बाद क्या करेगी, उसको क्या करेगी, उसका खर्चा करेगी। उसका खर्चा कहाँ करेगी, उसका खर्चा करेगी सोशल वेलफेयर में। और क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक एंटरप्राइजेज विद अ व्यू टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। गवर्नमेंट इन्वेस्ट क्यों करती है, इसलिए इन्वेस्ट करती है ताकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो और उसके साथ साथ क्या हो, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी इंक्रीज़ हो। लोगों के पास क्या आए, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट आएगा, जॉब्स आएंगी तो लोगों के पास क्या आएगा, पैसा आएगा। तो इस तरीके से एक सिस्टम चलता है ये। इसके बाद डिस्कस करते हैं रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट
रेवेन्यू एंड कैपिटल। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ये आपका एक क्विक रिवीजन है, आपको एक रिवीजन है कि जल्दी से रिवीजन करके जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसमें डिटेल में नहीं देखेंगे हम, इसमें क्विक रिवीजन करेंगे। रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है? दीज आर दोज रिसिप्ट्स which do not cause any reduction in asset of the government and which do not create any liability for the government। एग्जाम्पल जो टैक्स रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट, जो टैक्स रिसिप्ट है गवर्नमेंट की, वो क्या है? एक रेवेन्यू रिसिप्ट है, जो क्या है? लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करती, गवर्नमेंट को वो पैसा कहीं देना नहीं पड़ता। तो वो क्या है? विच डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन असेट ऑफ द गवर्नमेंट, वो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट टैक्सेस से पैसा इकट्ठा करती है, तो वो क्या है? एक रेवेन्यू रिसिप्ट है। बात करें कैपिटल रिसिप्ट की, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? दीज आर दोज रिसिप्ट्स विच क्रिएट ए क्रॉसपॉन्डिंग लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, जो क्या करती है? लाइबिलिटी क्रिएट करेगी गवर्नमेंट के लिए। लोन अगर गवर्नमेंट लेती है, लोन बाय द गवर्नमेंट, एंड विच कॉज रिडक्शन इन असेट ऑफ द गवर्नमेंट। एग्जाम्पल डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक डिसइन्वेस्टमेंट का। तो डिसइन्वेस्टमेंट आपने ध्यान रखना, डिसइन्वेस्टमेंट आता है हमारे किसमें? कैपिटल रिसिप्ट में, ठीक है। इसमें क्या होता है? एक इसमें एग्जाम्पल भी है कि एक कार का, जैसे मारुति का एक एग्जाम्पल है, वो आपने अच्छे से इसमें पढ़ना है डिसइन्वेस्टमेंट का, वो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? दीज आर दोज एक्सपेंडिचर विच डज नॉट कॉज इंक्रीज इन गवर्नमेंट असेट्स विच डज नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन गवर्नमेंट लाइबिलिटी। जैसे एक्सपेंडिचर ऑन ओल्ड एज पेंशन, गवर्नमेंट को क्या है कि जो खर्चा करना ही पड़ता है, जो लोग हैं, जो लोग हैं हमारे, उनकी पेंशन के लिए, तो वो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का एक एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? इट इज दैट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट विच कॉज इंक्रीज इन गवर्नमेंट असेट्स। एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स which cause reduction in government liability। एग्जाम्पल पेमेंट ऑफ लोन बाय द गवर्नमेंट। तो ये क्या है? ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसके बाद देखते हैं बजटरी डेफिसिट एंड इट्स एस्टिमेशन। तो स्टार्टिंग करेंगे रेवेन्यू डेफिसिट से। तो रेवेन्यू डेफिसिट जनरली होता क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट होता क्या है? इट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट्स। और रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। जो ये फॉर्मूले हैं वो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन 100% चांसेस है, आपका यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, 100% चांसेस है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। आपको पता है कि जो आपका जो पेपर है उसमें 6 मार्क्स का आपका क्या आएगा? उसमें 6 मार्क्स का आएगा आपका 6 मार्क्स का आएगा आपका गवर्नमेंट बजट। तो जो 3 फॉर्मूले हैं ये आपने बिल्कुल अच्छे से करने हैं। यहाँ 101% चांसेस हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछने। तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। इसको आप किस तरीके से याद रख सकते हैं? इसको आप याद रख सकते हैं RE माइनस RR। RE का मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, RE का मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट्स। उसके बाद आता है हमारा फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है बोरोइंग। ये आपने ध्यान रखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट इसमें कॉन्सेप्ट है बोरोइंग का। कि क्या होता है? जैसे मानना कि मेरी जेब में 100 रुपीज़ है, मैंने क्या किया? 100 रुपीज़ है मेरी जेब में, मैंने खर्चा कर दिया 120 रुपीज़ का। दोस्त से लिए मैंने 20 रुपये, अपने फ्रेंड्स से लिए मैंने कितने? 20 रुपीज़, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये होगी बोरोइंग। ये क्या होगी? ये होगी बोरोइंग, जो हमने बोरो करा। तो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू प्लस कैपिटल ओवर टोटल रिसिप्ट्स रेवेन्यू प्लस कैपिटल अदर देन बोरोइंग। फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला आपने याद रखना है टोटल एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्राइमरी डेफिसिट का जो फॉर्मूला है वो भी काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। प्राइमरी डेफिसिट इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट, है ना। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या फॉर्मूला है? इसका जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो इसको आप सिंपली लिख सकते हैं फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। उसके बाद आते हैं हमारे केस बेस्ड क्वेश्चन। तो जल्दी से करते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन को। क्या है? रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल टेक्स्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। पब्लिक एक्सपेंडिचर एक्सेलरेट द पेस ऑफ जीडीपी ग्रोथ। हायर रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ इज
Growth is achieved through investment expenditure in public sector enterprises, capital grants by the government for the purchase of capital equipment, subsidies for the purchases of input, purchases of farm output at the minimum spot price. Public expenditure promotes equally in the distribution of income and wealth. This is achieved by offering old age pension as well as by providing free food, education and health services to below poverty line in population. ये क्या है? ये एक social welfare है. Public expenditure plays a significant role in restoring economic stability, particularly when the economy is battling economic recession. The government expenditure, consumption expenditure as well as investment expenditure raises the level of aggregate demand. Only when aggregate demand is raised, then the vicious circle of economic recession is broken. Public expenditure generates investment friendly environment in the economy. तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक केस बेस्ड क्वेश्चन है. तो आपने पूरा अच्छे से स्टडी करना है, उसके बाद इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. तो क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, अगर क्वेश्चन अगर ध्यान से देखा जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स डैम्स ब्रिज इज कॉल्ड, है ना. तो ये क्या है? ये हमारा इसका जो सही आंसर है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. ये क्या है? ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है. अब जायज़ सी बात है, किसी कंट्री का जब हमने ह्यूमन कैपिटल जो चैप्टर है वो डिस्कस करा था, तो क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो चैप्टर डिस्कस करा था, वहाँ पे हमने इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करा था, है ना. इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करा था. तो ये क्या है? द कंस्ट्रक्शन, अगर गवर्नमेंट रोड बनाती है, डैम बनाती है, ब्रिज बनाती है, तो ये क्या है? ये एक कंट्री का क्या है? ये एक कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है. ये क्या है? एक कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है. उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, अगर देखा जाए द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डज नॉट रेज द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, है ना. कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर कभी भी एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज नहीं करता, रेज नहीं करता, तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है? ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है. सही है, जो ये स्टेटमेंट है वो क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है. क्वेश्चन नंबर 3 अगर ध्यान से देखें, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. असर्शन दी है हमारे पास, पब्लिक एक्सपेंडिचर जनरेट्स इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट इन द इकोनॉमी, और रीज़न दिया है इट रेजेज द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी. तो इसका जो ए आंसर है वो सही है. क्या है? बोथ असर्शन ए एंड रीज़न आर ट्रू. पब्लिक एक्सपेंडिचर जनरेट करता है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट को, और क्या है? और इट रेजेज द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ इंक्लूडेड इन द नॉन ट्रांसफ़र इनकम. नॉन ट्रांसफ़र इनकम में कौन ऐड किया जाता है, कौन इंक्लूड किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रिटायरमेंट पेंशन. क्या होगा? रिटायरमेंट पेंशन. तो इस तरीके से आपके काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं. केस बेस्ड जो स्टडी 2 है उसमें भी सबसे पहले आपने अच्छे से एनालाइज करना है, उसके बाद आपने इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो यहाँ पे दिए हैं. तो पब्लिक एंटरप्राइजेज विल ऑलवेज डिजायर टू एलोकेट रिसोर्सेज टू दीज एरिया ऑफ प्रोडक्शन वेयर. सेकंड क्वेश्चन है जीडीपी ग्रोथ इज द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट पॉलिसी, है ना. तो जो ये हमारी स्टेटमेंट है वो क्या है? ये हमारी जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है. जो जीडीपी ग्रोथ है वो क्या है? सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजटरी पॉलिसी. जो हमने क्या करा था, जब ऑब्जेक्टिव पढ़े थे वहाँ पे हमने ये डिस्कस करा था. सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, जो ये आपने जो पैराग्राफ पढ़ा इसके लिए क्या सुटेबल एग्जाम्पल आप दोगे? तो ये आपने देख लेने हैं जो जितने भी आपके ये केस बेस्ड के क्वेश्चन हैं. उसके बाद असर्शन रीजन के क्वेश्चन आते हैं. तो क्या है? सिगरेट एंड विस्की आर डिस्करेज्ड थ्रो हैवी टैक्सेशन, दीज आर सोशली यूजफुल गुड्स, है ना. तो ये यूजफुल गुड्स नहीं है, और ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही है. तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? वो सही आंसर होगा इसका कि असर्शन ए इज ट्रू एंड असर्शन ए इज ट्रू. ए जो है सिगरेट एंड विस्की आर थ्रोली हैवी टैक्सेशन, है ना. तो ये जो है ये सही है, और जो इसका रीज़न है वो क्या है? वो इसका फॉल्स है. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखें. तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, असर्शन है जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स बिकॉज इट इज़ इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बोथ असर्शन ए एंड रीज़न आर ट्रू. आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. उसके बाद थर्ड है कि
borrowing are capital shifts but payments of interest on borrowing are revenue expenditure. Reason, borrowing creates liability but payment of interest does not reduce liability. तो ये आपने अच्छे से कर लेने हैं, यहाँ से आपको काफ़ी सारे केस बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका हर एक लाइक और सब्सक्राइब मोटिवेट करता है और भी ज़्यादा अच्छा आपके लिए कंटेंट लाने के लिए, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। तो इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। इसके बाद हमारे क्वेश्चंस हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये आपने करने हैं सॉल्व। सबसे पहले आपने चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो अगर आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट की कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं, तो हमने ये सारे ही ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं, जीडीपी ग्रोथ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, है ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हैं गवर्नमेंट बजट के। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, है ना। तो हमें ये पता होना चाहिए कि टैक्स रिसिप्ट्स कौन सी होती हैं, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स कौन सी होती हैं, तब हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है प्रोग्रेसिव टैक्स इज टैक्स विच इज़, है ना। जो प्रोग्रेसिव टैक्स है उसके बारे में भी आपने पढ़ना है। आपने अपना जो चैप्टर है वो बिल्कुल अच्छे से करना है, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर खुद इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवेन्यू अर्न बाय गवर्नमेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी विदाउट एनी लीगल हायर इज कॉल्ड, है ना। तो ये आपने देख लेने हैं कि रेवेन्यू अर्न बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी, तो ये क्या है, ये ई शीट से रिलेटेड है। देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। फिफ्थ बी, यस, ये क्वेश्चन ई शीट जो है वो क्या होता है, जो रेवेन्यू अर्न बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी विदाउट द एनी लीगल हायर इज कॉल्ड, वो क्या होती है, ई शीट होती है। उसके बाद सिक्स है, ए टैक्स द बर्डन ऑफ विच कैन बी शिफ्टेड ऑन द अदर इज कॉल्ड, है ना। जो एक टैक्स का बर्डन शिफ्ट किया जाता है उसे क्या बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें इनडायरेक्ट टैक्स कौन है, तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट टैक्स के बारे में, इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। ये क्वेश्चन भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना टाइम नहीं है कि मैं इनको सभी को सॉल्व करवाऊँ, क्योंकि लास्ट में इनके आपके आंसर दिए हैं, तो जनरली मैं थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स, कौन सा इसमें जो है वो डायरेक्ट टैक्स है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 9 है, टैक्स दैट इम्पोज्ड ऑन वैल्यू एडेड एट द वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज, क्या बोला जाता है इसे, जो टैक्स वैल्यू ऐड करा जाता है वेरियस स्टेजेस पे, उसे क्या बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, गिफ्ट टैक्स इज अ पेपर टैक्स बिकॉज, जो गिफ्ट टैक्स है वो पेपर टैक्स है क्यों, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन टैक्स रिसिप्ट, कौन सी नॉन टैक्स रिसिप्ट नहीं है। तो ये इस टॉपिक से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो हमारा टैक्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट से है। कौन सा, जो हमारा टैक्स और नॉन टैक्स से है, जो हमारा टैक्स और नॉन टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये आपने अच्छे से करना है, जो नॉन टैक्स वाला आपका पार्ट है, टैक्स और नॉन टैक्स का जो पार्ट है। उसके बाद क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन द इंडियन गवर्नमेंट बजट, है ना। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कैपिटल शिफ्ट इज दैट रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट विच, कैपिटल शिफ्ट के बारे में हमने डिस्कस करा, रेवेन्यू शिफ्ट के बारे में हमने डिस्कस करा, तो ये यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये क्या है, ये लाइबिलिटी को क्रिएट करती है, रिड्यूस करती है एसेट को, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो कैपिटल शिफ्ट और रेवेन्यू शिफ्ट्स है वो आपने दोनों याद रखना है कि कौन सा आपका लाइबिलिटी क्रिएट करता है, कौन सा नहीं करता है। तो ये हमने डिस्कस करा था कब, जब हमने ये चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट करे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैपिटल शिफ्ट ऑफ द गवर्नमेंट, कौन सी कैपिटल शिफ्ट है गवर्नमेंट की, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। तो ये हमने डिस्कस भी करा था डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल शिफ्ट में कौन सी चीज़ें आती हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से जो आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा वो आपका आएगा किस चीज़ से, वो आपका आएगा जो आपके कैपिटल शिफ्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, रेवेन्यू शिफ्ट्स में कौन सी आती हैं। तो ये अपने अच्छे से करना है कि कैपिटल जो शिफ्ट्स है उसमें कौन कौन सी आती हैं, जो रेवेन्यू शिफ्ट्स है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपने अच्छे से करना है कि कैपिटल शिफ्ट में कौन सी आती हैं और रेवेन्यू शिफ्ट्स में कौन सी आती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज दैट एस्टिमेट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट बाय विच, है ना। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे आपके क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेफिसिट बजट रेफर्स टू दैट सिचुएशन इन विच गवर्नमेंट बजट्स एक्सपेंडिचर,
ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमने फॉर्मूला से रिलेटेड करे थे, तो क्वेश्चन नंबर 17 में आप देख पा रहे हैं फिजिकल डेफिसिट के बारे में पूछा है। तो 100% श्योर है, मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ बोलता हूँ कि यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 100% श्योर है कि एक फॉर्मूला आपसे आपके पेपर में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन विच द फॉलोइंग वेज कैन डेफिसिट इन बजट बी फाइनेंस्ड, है ना। तो डेफिसिट को कैसे गवर्नमेंट क्या करती है, डेफिसिट को कैसे कवर करती है, तो बहुत सिंपल सा है। क्या है इसमें, बोरोइंग से रिलेटेड है ना। पब्लिक से तो करेगी नहीं, आरबीआई से करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करने हैं सॉल्व सारे। सबसे पहले चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ो, अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से करो, उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। अगर मैं इन क्वेश्चन को सॉल्व लगूँ करवाने तो कम से कम आपका 1 से 1.5 घंटा आपका चला जाएगा। 1 से 1.5 घंटा आपका चला जाएगा। इससे बेटर है कि अगर आप चैप्टर्स को खुद पढ़ते हैं, उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसकी मैं पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंप्लीमेंटेशन ऑफ फिजिकल डेफिसिट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अ बजट इज बैलेंस्ड व्हेन। एक बजट बैलेंस कब होता है, जब टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट्स के बाद बराबर होता है, ठीक है। तो ये भी इजी सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक बजट बैलेंस कब होता है और अनबैलेंस कब होता है। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत इजी क्वेश्चन है, सरप्लस बजट इज दैट बजट। सरप्लस बजट कब होगा, सरप्लस बजट तब होगा जब गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा आएगा और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करेगी, मतलब एक्सपेंडिचर रिसिप्ट्स इज मोर देन एक्सपेंडिचर। तो इजी से क्वेश्चन है, आपने अच्छे से करने हैं। द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट, यस, ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। ये फॉर्मूले का क्वेश्चन है आपका, जो हमने फॉर्मूला डिस्कस करा था उसका क्वेश्चन है आपका। द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट, इसे क्या बोला जाता है, प्राइमरी डेफिसिट, है ना। तो ये भी आपने अच्छे से करने हैं, ये भी आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, इफ प्राइमरी डेफिसिट इज 3500 एंड इंटरेस्ट पेमेंट इज 500 देन फिजिकल डेफिसिट इज। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3500 प्लस 500, ये आ जाएगा हमारे पास 400। तो इस तरीके से आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपका चैप्टर है उसको बुक से अच्छे से प्रिपेयर करें। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, अदरवाइज मैं आपको पूरे के पूरे चैप्टर्स ये यहाँ पे करवाता और इसके सारे सारे क्वेश्चंस करवाता तो 1.5 से 2 घंटे आपका टाइम कंज्यूम हो जाता। तो इससे बेटर ये है कि मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया चैप्टर के बारे में कि कौन कौन से पॉइंट्स आपने पढ़ने हैं। उसके बाद आपको बताया कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको पेपर में आपको देखने को मिलेंगे और यहीं से ही आपके क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको लाइटली मत लें। और लास्ट में ये हमारी ब्रह्मास्त्र जो सीरीज़ चली है, इसमें हमने 2 चैप्टर आज हमारे कंप्लीट हो गए। इससे पहले हमने मनी एंड बैंकिंग कंप्लीट करा था, आज गवर्नमेंट बजट कंप्लीट हो गया। जो नेक्स्ट वीडियो है मैं उसमें आपको जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट वो करवाऊंगा। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताऊंगा कि किस तरीके के आपके क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाएंगे। उसके बाद जल्दी से इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जितने भी चैप्टर्स हैं आपके फर्स्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। और इसी तरीके से अच्छे से तैयारी करते रहें और एक अच्छा स्कोर करें।